नमस्कार। मैं आशा कर रहा हूं कि आप लोग हमें सुन पा रहे होंगे। ये मेरा कोविड-19 पे दूसरा व्याख्यान है। इसके पहले मेरा जो पहला व्याख्यान हुआ था वो विवेकानंद स्वाध्याय मंडल के थ्रू हुआ था और टॉपिक था जियोपॉलिटिक्स, द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन इमर्जिंग ग्लोबल ऑर्डर। ये अब इस बार मैं जियोपॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमिक्स की तरफ मूव कर रहा हूँ और आज मेरा टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर है। मैं व्याख्यान शुरू करने से पहले कार्यक्रम के आयोजक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रयागराज के विभाग संगठन मंत्री रजनीश जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। रजनीश जी के साथ साथ डॉक्टर सर्वेश सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। इन दोनों के कारण ही ये आज का कार्यक्रम संभव हो पाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश जी और सर्वेश जी। प्रयाग विश्वविद्यालय से मेरा अपना व्यक्तिगत जुड़ाव रहा है। प्रयाग विश्वविद्यालय मेरा अल्मा मैटर रहा है और मेरी ढेरी सारी स्मृतियाँ प्रयाग विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई हैं और ये मेरे व्यक्तिगत प्रसन्नता का विषय है कि आज प्रयाग विश्वविद्यालय से जुड़े किसी प्लेटफॉर्म पे हमें बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है। जो विषय आज क्या है वो है इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर। तो सबसे पहले हम इकोनॉमिक ऑर्डर को डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज़ दिस ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर। Like political order, economic order is also greatly influenced by the great economic power. विश्व व्यवस्था की तरह आर्थिक व्यवस्था भी, जो विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, उन बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के द्वारा ही जो ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर है डोमिनेट होता है। वैसे the economic order is created by the interactions of all the nation state who constitute global economic system है। तो ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम में तो जितने भी नेशन स्टेट हैं, जितने भी राष्ट्र राज्य हैं जो ट्रेड कर रहे हैं, जिनका आपस में कमर्शियल जो एक्सचेंज है वो सभी मिलकर करते हैं। लेकिन जो 193-94 जो राष्ट्र राज्य हैं उनमें मुख्यतः जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं वही जो है ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर को निर्मित करती हैं, वही उसको प्रभावित करती हैं। सो दे प्ले अ डिसाइसिव रोल। G7 ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर को इन्फ्लुएंस करता था, उसको डिटरमाइन करता था। लेकिन 2008 के ग्लोबल क्राइसिस के बाद, फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद जो विश्व आया है उसमें G7 का स्थान धीरे धीरे G20 लेता जा रहा है। तो G20 ग्रुप ऑफ 20 जो विश्व की बड़ी 20 अर्थव्यवस्थाएं हैं, यही आज जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है उसको डोमिनेट कर रही हैं। तो देयर रोल इज डिसाइसिव है। इन G20 में भी जो दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, बात कर रहा था कि जो ग्लोबल सिस्टम है, लाइक पॉलिटिकल ऑर्डर, इकोनॉमिक ऑर्डर इज आल्सो डोमिनेटेड बाय द मेजर, these major economies are 20 economies and they constitute group of 20. So group of 20 along with the group of 7, they are dominating the global economy, so they are the dominant people. In fact, interaction between the G20 and the G7, it constitutes the global economic order. There are more than 175 countries there
but their interaction is not so important. In fact, it is the interaction among the 20 large economies which determines the nature and the characteristic of global economic order. And now this global economic order has been put under tremendous strain, tremendous pressure because of this outbreak of this pandemic, the COVID-19. ये COVID-19 के जो प्रसार से महामारी आई है, उसके कारण ये वैश्विक आर्थिक पर ये जो है ये बोझ आ गया है। तो हम अपने व्याख्यान को डिवाइड कर देंगे 2-3 पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि ये कोविड-19 का जो ग्लोबल इकोनॉमी है, जो ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर है, उस पर क्या प्रभाव पड़ा है, और इस प्रभाव को हम 3 भागों में डिवाइड कर देंगे। एक जो है मतलब स्ट्रक्चरल इम्पैक्ट क्या है, सिस्टमिक इम्पैक्ट क्या है, और दूसरे में हम जो उसका वाइज इम्पैक्ट क्या है, और थर्ड में हम जो है उसको वाइज इम्पैक्ट की बात करेंगे, और लास्ट में हम जो है जो ग्लोबल कम्युनिटी है उसका रिस्पांस कैसा रहा है उसके बारे में बात करेंगे, और हम स्टेट और मार्केट का जो डिबेट है उसके बारे में बात करेंगे, और फिर उसके बाद जो है कंक्लूजन में जो है वर्ल्ड का इसका जो फ्यूचर होगा, पोस्ट कोरोना वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर होगा। यद्यपि अभी भी उसके बारे में कहना बहुत प्रीमेच्योर होगा, लेकिन फिर भी उसके जो कुछ कंटूर्स हैं वो अभी उसकी हम लास्ट में चर्चा करेंगे। तो फर्स्टली द इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस ऑन ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। तो सबसे पहले स्ट्रक्चरल और सिस्टमिक या जो सिस्टमिक है, तो कोरोना वायरस के कारण जो है ग्लोबल जीडीपी पे इम्पैक्ट पड़ा है, और ये जो है ये इसमें मतलब जो वैश्विक जीडीपी है उसमें काफ़ी जो है गिरावट की आशंका व्यक्त की गई है। आईएमएफ ने कहा है कि जो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन में जो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में जो गिरावट आई थी अर्थव्यवस्था में, उसी के बराबर या उससे ज़्यादा अर्थव्यवस्था में गिरावट आने जा रही है। आईएमएफ ने कहा है कि ये जो इकोनॉमिक फॉल होगा, ये जो है 2008 के जो ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस थी उससे होने जा रहा है। केवल कुछ ही अर्थव्यवस्थाएं हैं जो शायद पॉजिटिव टेरिटरी में रहेंगी। सौभाग्य से भारत उसमें से एक है। भारत, चीन, इंडोनेशिया, कुछ और देश हैं, वही ही अर्थव्यवस्थाएं हैं जो आईएमएफ के अनुसार पॉजिटिव टेरिटरी में रहेंगे, और शेष जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो मेजर इकोनॉमीज हैं, वो सभी नेगेटिव में रहेंगे। अनुमान है कि शायद 1929 में जो ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन आया था उससे बड़ा रिसेशन ये होने जा रहा है। तो इससे जो है अगर तो इंडस्ट्री बंद होने जा रही है। इंडस्ट्री बंद होने का कारण है कि लॉकडाउन अनाउंस कर दिया गया, ग्रेट लॉकडाउन एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज हैज अनाउंस्ड सम काइंड ऑफ लॉकडाउन। तो इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन प्रभावित हुआ है, मैन्युफैक्चर, लोगों का जॉब लॉस हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट लॉस हो रहा है, और एम्प्लॉयमेंट लॉस से उनकी जो पर्सनल अर्निंग है उसमें कमी आएगी, और उसमें पर्सनल अर्निंग कमी आएगी तो उनकी परचेजिंग पावर में कमी आएगी, और परचेजिंग पावर में कमी आएगी तो जो डिमांड है उस पर फ़र्क पड़ेगा, और जब डिमांड नहीं रहेगा प्रोडक्ट का तो आगे भी मैन्युफैक्चरिंग का कोई गुंजाइश नहीं बनती है। सो देयर विल बी ए विसिशियस सर्किल विल बी क्रिएटेड है। सो वन इज कनेक्टेड टू अनदर, सो देयर विल बी इफेक्ट, और इवेंचुअली होगा कि देयर विल बी प्रेशर ऑन डिमांड एंड देयर विल बी प्रेशर ऑन सप्लाई। जब डिमांड साइड नहीं रहेगा, सप्लाई साइड नेचुरली इफेक्ट होगा। तो ये जो है एक काफ़ी बड़ी संख्या में बेरोजगारी है, और इसका रिजल्ट सामने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 30 लाख लोग जो है 30 मिलियन करीब 3 करोड़ लोगों ने जो है अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट डोल के लिए वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा दिया है। इसीलिए शायद ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था को खोला जाए, क्योंकि जो राइजिंग नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड हैं उनको प्रॉब्ली वो जो है अनएम्प्लॉयमेंट डोल शायद ना देने के
सभी है। जो कॉरपोरेट हाउसेज हैं, जो पर्सनल इनकम के साथ साथ जो कॉरपोरेट हाउसेज हैं, उनका भी इनकम प्रभावित होगा। अब जो कॉरपोरेट इनका इनकम प्रभावित होगा तो ये जो कॉरपोरेट के जो डेट हैं, लोन हैं, वो उनका नहीं रीपे कर पाएंगे। उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम होगा कि जो बैंकिंग सेक्टर है उस पे बहुत ज़्यादा दबाव आएगा, और जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, जो पहले से ही वह एक समस्या बनी, एनपीए और बढ़ेगा। तो जो कॉरपोरेट हाउसेस का जो है वो डिफ़ॉल्ट करेंगे, कॉरपोरेट हाउसेस के साथ जो इंडिविजुअल हैं वो डिफ़ॉल्ट करेंगे। क्यूमुलेटिव रिजल्ट इन दोनों के डिफ़ॉल्ट कि बैंक सिस्टम जो है एनपीए के कारण जो है कोलैप्स होने की स्थिति में आ जाएगी। फिर गवर्नमेंट के पास बेल आउट पैकेज देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। गवर्नमेंट को भी चूँकि एक्सपेंसेस बढ़े हैं, चूँकि उनको इस पेंडेमिक को मैनेज करने के लिए उनको हेल्थ सर्विसेज पे बहुत ज़्यादा करना पड़ा। उनके जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉइज़ हैं, उनको जो है जो वेलफेयर मेजर्स हैं उन पे काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ रहा है। तो जो पब्लिक स्पेंडिंग है, पब्लिक स्पेंडिंग भी जो है मैनेजेबल नहीं रह गया है। तो इंडिविजुअल, हाउस होल्ड, कॉरपोरेट जो है डिफ़ॉल्ट की तो स्थिति बनी रही है, स्टेट के भी जो है सॉवरेन डिफ़ॉल्ट की भी स्थिति बन रही है। अब ऐसी परिस्थिति में इसको बेल आउट करने के लिए आईएमएफ ही एकमात्र रास्ता है। तो आईएमएफ ने जो है पहले $50 बिलियन का पैकेज डिक्लेयर किया था कि $50 बिलियन वो जो है विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाओं को वो आर्थिक सहायता देंगे, जिससे कि उस से जो उपजा हुआ आर्थिक संकट है उसका वो सामना कर सकें। अभी उन्होंने $50 बिलियन से उन्होंने $1 ट्रिलियन अमाउंट बढ़ा दिया है। तो ये जो है $1 ट्रिलियन ये जो है देने जा रहे हैं, मतलब जो है जिससे कि अर्थव्यवस्था को रोका जा सके। तो जो स्ट्रक्चरल क्राइसिस है, जो सिस्टमिक क्राइसिस है, जो एक दूसरे से जुड़ी और जो ये लॉकडाउन के कारण आ रही है, तो ये जो है पूरे विश्व में जो अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से प्रभावित कर रही है। तो ये इट इज़ लीडिंग टू द फाइनेंशियल क्राइसिस लीडिंग टू द रिसेशन, और यदि रिसेशन जो है प्रोलॉन्ग करता है तो इट माइट बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए इकोनॉमिक डिप्रेशन एज इट हैपेंड इन 1929। तो इसमें ढेर सारी समस्याएं जो है इसमें सिस्टमिक लेवल पे आ रही है। गवर्नमेंट जो है अपने बिजनेस बचाने के लिए, लाइवलीहुड बचाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट बचाने के लिए ढेर सारा जो है वो स्टिमुलस पैकेज भी लेके आ रहे हैं। अब इस स्टिमुलस पैकेज से जो उनके फिजिकल डिफिसिट का जो इशू है वो एग्रावेट हो रहा है। तो ये भी जो है बारोड मनी से ही होगा। तो एक मतलब जो कॉरपोरेट हाउसेज की बैंकरप्सी तो होगी ही, इंडिविजुअल बैंकरप्सी तो होगी ही, कई राष्ट्र भी जो है बैंकरप्सी के कगार पे आ सकते हैं, क्योंकि इसको सस्टेन करना मुश्किल हो सकता है। तो ये जो है आपके जो है सिस्टमिक और स्ट्रक्चरल कॉजेज हैं। दूसरा जो है आपका स्ट्रक्चरल के बाद जो है आपका सेक्टर वाइज जो है, सेक्टरल जो है तो इसमें आपका सबसे वर्स्ट अफेक्टेड सेक्टर जो होगा सर्विस सेक्टर होगा। इफ यू आर social distancing, if you are banning the travel, if you are banning the transportation, banning the movement of the people, locking down, so what will happen to the tourism? What will happen to the hospitality sector? What will happen to different airlines? तो जो तीन फैक्टर जो है अर्थव्यवस्था के जो हैं सेक्टर्स हैं सर्विस सेक्टर में, वो सबसे वर्स्ट अफेक्टेड आपका एविएशन है, एयरलाइंस है। आज व्यक्त की जा रही है कि शायद जो विश्व में आधे एयरलाइंस शायद वो इस महामारी खत्म होने के बाद कभी वो आसमान में ना उड़ सकें, शायद वो परमानेंटली जो है बैंकरप्ट हो जाए। सो प्रॉब्ली हाफ ऑफ द ग्लोबल एयरलाइंस विल बी ग्राउंडेड परमानेंटली, वन फॉर वन एंड ऑल, हमेशा के लिए शायद बंद हो जाए। उन्होंने ढेर सारे अपने एयरक्राफ्ट जो लोन से ले रखे हैं, बैंकों के लोन है, बैंकों को लोन का इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, कोई इंटरेस्ट मोरेटोरियम है नहीं। और जो एविएशन या शुरू भी होता है
सोशल डिस्टेंसिंग और इस सब के फॉलो करते हुए जो उनका पैसेंजर का इंटेक है वो घटेगा। ऐसे में वो कैसे इसको सस्टेन कर पाएंगे और एयर जो है ट्रांसपोर्ट की अफोर्डेबिलिटी कितनी होगी, तो संभावना व्यक्त की जा रही है कि एविएशन सेक्टर जो है वर्स्ट अफेक्टेड होगा। आधे एयरलाइंस बैंकरप्ट हो जाएंगे, कभी आसमान में ना उड़ सके। तो दूसरा सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है एविएशन के बाद, वो आपका हॉस्पिटलिटी सेक्टर। ढेर सारे हॉस्पिटल होटल्स जो बने हुए हैं, अब जब टूरिज्म हो नहीं रही है, लोग जा नहीं रहे हैं, ना बिजनेस ट्रेवल हो रहा है, ना प्लेजर ट्रिप लोग कर रहे हैं, तो टूरिस्ट कहीं आ जा रहे हैं, तो ये जो पूरे जो है हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री है, होटल्स इत्यादि हैं, उनके साथ जुड़े हुए ट्रेवल्स के लोग हैं, टैक्सी के लोग हैं, सबका हैं, दे विल बी द वर्स्ट अफेक्टेड। तो ये जो है आपका टूरिज्म सेक्टर विल बी अफेक्टेड, द हॉस्पिटलिटी सेक्टर विल बी अफेक्टेड एंड द एविएशन सेक्टर विल बी अफेक्टेड। तो ये आपका सबसे बड़ा जो है मतलब ये आपका जो सर्विस सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो जाने जा रहा है। सर्विस सेक्टर हैज़ बीन हिट हार्ड बाय दिस ग्लोबल पैंडेमिक। दूसरा सेक्टर जो प्रभावित है इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये भी कम नहीं, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ भी लॉकडाउन है तो फॉलो करना है। तो अभी जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो जो है डिसरप्ट हो गई है। हम ग्लोबलाइजेशन के एज में रहे हैं। आज जो है कोई भी जो फिनिश प्रोडक्ट हमारे पास आता है उसका एक लंबा वैल्यू चेन है, ग्लोबल चेन है। तो इस ग्लोबल चेन आपका सबसे बड़ा जो वैल्यू चेन है, सप्लाई चेन है, वो आपका इसका ऑटो सेक्टर का, ऑटोमोबाइल्स का है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है। अब ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन सामान की असेंबली कहाँ से हो रही, तो ये जो है अभी जब जनवरी फरवरी में ये चाइना में शुरू हुई, तो चूंकि ग्लोबल सप्लाई चेन को चाइना डोमिनेट कर रहा है और चाइना में ये कोरोना वायरस के कारण वहाँ जो लॉकडाउन हुआ, तो वहाँ जो है ये ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्ट हुई। तो जो ऑटो इंडस्ट्री ग्लोबली इफेक्ट हुई, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री ग्लोबली इफेक्ट हुई, इवन हमारा जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो भी इफेक्ट हुए, क्योंकि हम जो है अपना एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स वो भी हम काफ़ी मात्रा में हैं। तो लगभग सभी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर थे, बिकॉज ऑफ वेरी लॉन्ग ग्लोबल सप्लाई चेन, बिकॉज ऑफ वेरी लॉन्ग ग्लोबल वैल्यू चेन, ग्लोबलाइजेशन के कारण जो ऐसा हुआ है इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में, उसके कारण ये जो जितनी भी इंडस्ट्रीज थी अफेक्ट हुई है। अभी तो चाइना में शुरू हो गया, लेकिन दूसरी जगह प्रॉब्लम आ रही है। तो दिस इज जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, इट हैज़ आल्सो बीन इक्वली हिट हार्ड। वी कांट से दैट ओनली सर्विस हैज़ बीन अफेक्टेड एंड द इंडस्ट्रियल सेक्टर हैज़ नॉट बीन अफेक्टेड। नाउ जो थर्ड सेक्टर जो अफेक्ट हो रहा है वो फिनेंस का है। अब फाइनेंस का, अब चूँकि ये पेंडेमिक्स आ गया है, पेंडेमिक्स कब तक रहेगा, महामारी कब तक रहेगी, नोबडी नोज। अभी का ग्लोबल जो ये जो इसका कोरोना वायरस का जो कर्व है, उस कर्व को फ्लैटन करने के चक्कर में जो है जो इकॉनमी है वो फ्लैटन होने जा रही है। वी वांट टू फ्लैटन द कोरोना, डोंट वांट टू फ्लैटन द इकोनॉमिक कर्व। तो कोरोना वायरस को कर्व को फ्लैटन करने के चक्कर में जो अर्थव्यवस्था थी वो ज़्यादा फ्लैटन हो गई है। अब जो इन्वेस्टर्स हैं, जो ग्लोबल कैपिटल है, वो कैपिटल का विड्रॉल हो रहा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में विड्रॉल हो रहा है। अभी मैं डाटा देख रहा था, केवल एशियन जो कैपिटल मार्केट है वहाँ $20 बिलियन जो है कैपिटल विड्रॉ किया गया। केवल इंडिया के कैपिटल मार्केट से $16 बिलियन जो है कैपिटल विड्रॉ किया गया। तो वो वॉल स्ट्रीट से तक एवरीवेयर देयर इज आउटफ्लो ऑफ कैपिटल। तो कैपिटल का जो आउटफ्लो हो रहा है, तो मार्केट जो है, जो कैपिटल मार्केट है, स्टॉक मार्केट, ये हर जगह इट्स गोइंग डाउन। कैपिटल मार्केट में कर दिया गया कि 5% से ज़्यादा यदि फॉल होता है स्टॉक मार्केट में ग्लोबली, दिस इज द प्रैक्टिस नॉट ओनली इन इंडिया, इट इज़ एवरीवेयर। 5% से ज़्यादा अगर जो फॉल होता है स्टॉक मार्केट में, तो वो सर्किट
बंद हो जाती है। तो ये पूरे विश्व में हर देशों में हर स्टॉक मार्केट में ये फरवरी और मार्च के महीने में ये जो है सर्किट बार बार लगी, ट्रेडिंग बंद करनी पड़ी, क्योंकि स्टॉक मार्केट खुलते ही 5% 10% से ज़्यादा नीचे गिर गया। तो नीचे 5% ज़्यादा गिरने पे ही तुरंत ऑटोमेटिक सर्किट लग जाती है। तो ये हर जगह हुआ, तो ग्लोबल विड्रॉल हुआ, ये इसका एक प्रभाव पड़ा। दूसरा हुआ कि पैसा विड्रॉल लोग कर रहे हैं, ये पूरा पैसा जो है अमेरिका के जो है ट्रेजरी बॉन्ड्स में लोग इन्वेस्ट हैं, क्योंकि ट्रेजरी बॉन्ड्स को, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड को माना गया कि सेफ। यूएस ट्रेजरी बॉन्ड का जो इंटरेस्ट % के कुछ ऊपर था, लेकिन जब बहुत ज़्यादा ट्रेजरी बॉन्ड में लोग सब यहाँ से कैपिटल मार्केट से विड्रॉ करके करने लगे, क्योंकि कैपिटल मार्केट में तो जा रहा है, तो कुछ पॉजिटिव टेरिटरी में लोग ट्रेजरी बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे थे। तो वहाँ पे अमेरिका के जो फेडरल बैंक था, उन्होंने जो अपने ट्रेजरी बॉन्ड थे उसका भी जो है उन्होंने जो इंटरेस्ट रेट हटाया, लगभग 0 पे ला दिया, कि लोग जो है कैपिटल मार्केट से पैसा विड्रॉ करके ट्रेजरी बॉन्ड पे ना करें। तो ये जो कैपिटल मार्केट है ये हर जगह प्रभावित हुआ। वैसे इधर रिकवरी हुई है कुछ ग्लोबल कैपिटल मार्केट में, उसका कारण है कि ढेर सारे देशों ने स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया था। तो स्टिमुलस पैकेज से जो डिफरेंट सेक्टर्स थे इकोनॉमी को, उनको आशा थी कुछ आएगा पैसा, तो उसके में कुछ स्टॉक मार्केट में रिकवरी हुई है। लेकिन जो महामारी शुरू होने के पहले कैपिटल मार्केट की स्थिति थी, उसमें पहुंचने में काफ़ी समय लगेगा और वहां तक पहुंचना काफ़ी होगा, क्योंकि अभी महामारी के बारे में कुछ कहा नहीं जा रहा है। कोई कह रहा है कि 2 साल में ख़त्म है, कोई कह साल भर में ख़त्म होगा। वैक्सीन का कोई भी अंदाज नहीं है, कोई कह रहा है साल भर में वैक्सीन आएगी, कोई कह रहा है 1.5 साल में आएगी। तो वी डोंट नो व्हेन द वैक्सीन विल कम, व्हेन द ड्रग्स विल कम, एंड एज लॉन्ग एज नो क्योर ऑफ कोरोना वायरस इज कमिंग, द इन्वेस्टर्स ग्लोबल नॉट गोइंग टू पुट देयर मनी इन द कैपिटल मार्केट। तो ये कैपिटल मार्केट जो रहा है, फाइनेंस रहा है, वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। बैंकिंग का कर्ज पहले ही कर चुका है कि बैंकिंग सेक्टर भी, यदि इंडिविजुअल डिफ़ॉल्ट होगा, हाउस होल्ड डिफ़ॉल्ट होगा, कॉर्पोरेट हाउसेस का डिफ़ॉल्ट होगा, तो जो है बैंकिंग सेक्टर भी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी जो स्ट्रेस में थे, वो मतलब डीप ट्रबल में आ सकते हैं। तो ये आपके तीनों सेक्टर, जो फाइनेंशियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और आपका सर्विस सेक्टर, तीनों इससे प्रभावित होने जा रहा है। Now coming to the specific sector, so now I will be talking about the 2 more sectors where the global effect of coronavirus is being felt. So ये पहला जो सेक्टर है आपका एनर्जी सेक्टर का है। तो एनर्जी सेक्टर चूँकि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी रुक गई है, ट्रांसपोर्ट बिल्कुल रुक गया है, फ्लाइट्स रुक गई हैं, तो जो ऑयल का जो कंजम्पशन था वो लगभग मतलब बहुत कम आ गया है। तो और ऑयल का जो प्रोडक्शन था उसमें कोई कमी इसलिए नहीं है कि ओपेक प्लस जो ओपेक कंट्रीज़ हैं, प्लस मीन्स रसिया, तो इनमें एक एग्रीमेंट हुआ था जिसके तहत 10% यानी 10 मिलियन बैरल डॉलर पर डे जो है ये ऑयल प्रोडक्शन में रिडक्शन करने वाले थे। ये फरवरी में इनका जो एग्रीमेंट था वो फेल कर गया और सऊदी अरबिया और रसिया दोनों जो है ऑयल वार में इंटर करके सऊदी अरबिया अपना प्रोडक्शन बढ़ा दिया, रसिया अपना प्रोडक्शन बढ़ा दिया, और इन दोनों ने इतना बढ़ा दिया कि जो है एक ऑयल मार्केट में ग्लट टाइप की सिचुएशन आ गई, सरप्लस प्रोडक्शन जिसको स्टोर करने की भी जगह नहीं रह गई। अब यहाँ तक आ गया कि जो फ्यूचर ट्रेडिंग है, मैं राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी हूँ, अर्थशास्त्र का विद्यार्थी नहीं हूँ, इसलिए मैं बहुत जानता नहीं हूँ हेजिंग क्या है, फ्यूचर ट्रेडिंग क्या है। लेकिन फ्यूचर ट्रेड में जो है जो ऑयल प्राइस था वो जो है पिछले महीने माइनस में चला गया था। माइनस में इसलिए गया था, में ट्रेडिंग करते हैं तो फ्यूचर पे वो ट्रेड पे अपना बेट लगाते हैं, और अगर जो फिर उनको बेच नहीं दिए तो उसको सप्लाई लेना होगा उन्हें। तो चूंकि सप्लाई लेने की स्थिति में, तो इसलिए जो उन्होंने फ्यूचर ट्रेड किया था उसे माइनस में उनको हटाना पड़ा। तो ये पहली बार ऐसा हुआ कि जो ऑयल था वो माइनस में चला गया था। तो इसको अब जो है अभी जो ग्लोबल ऑयल है वो $20 के आसपास कर रहा है।
अब ऑयल का जो प्रोडक्शन कास्ट है उसको एक मतलब अगर जो उनको कुछ कॉमर्शियली बेनिफिशियल हो ऑयल का ट्रेड जो है, तो उसके लिए जो ग्लोबल ऑयल का जो कीमत है वो $50 हो। $50 होगा तो ऑयल कंपनियां पैसा कमाने की स्थिति में है। 50 से जितना बढ़ेगा उससे उतना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ते जाएगा, लेकिन 50 से नीचे आएगा तो उनका घाटा होना शुरू हो जाएगा। और 25 पे तो ढेर सारे जो ऑयल कंपनीज है उनको अपना बंद करना पड़ेगा। अब इस पे ढेर सारी थियरीज आ रही हैं। कुछ तो ये कह रहा है कि अमेरिका जो सेल ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ा दिया, ऑयल और गैस, तो सेल ऑयल का जो प्रोडक्शन कास्ट है वो वैसे महंगा है, करीब $50 पर बैरल। तो वो कुछ लोग तो ये कहते हैं कि सऊदी अरबिया उन्होंने और रसिया ने जानबूझ के इतना बढ़ाया कि जो अमेरिकन सेल ऑयल और गैस का प्रोडक्शन है वो बंद हो जाए। तो अमेरिका में जितनी कंपनियां थी जो सेल ऑयल और गैस के प्रोडक्शन में थी वो सभी बैंकरप्ट होने की स्थिति में आ गई हैं। और सऊदी अरबिया में जो ऑयल प्रोडक्शन है उनका एक्सट्रैक्शन कॉस्ट सबसे कम है, इसलिए वो अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन फिर भी तो लेकिन 10% अभी एग्रीमेंट हो गया है। ट्रंप ने इंटरवीन किया था और अभी रसिया, सऊदी अरबिया जो ओपेक और रसिया एग्रीमेंट हो गया, 10% जो है प्रोडक्शन रिड्यूस करेंगे। 10% प्रोडक्शन रिड्यूस हुआ, 10 मिलियन बैरल पर डे प्रोडक्शन रिड्यूस हुआ है। लेकिन जितना प्रोडक्शन कट किए हैं उससे कई गुना ज़्यादा कंजम्पशन में कमी आ गई, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल बंद है। और सबसे ज़्यादा जो ये ऑयल का खर्चा है, मोर देन 70% ऑयल इज़ यूज्ड इन ट्रांसपोर्टेशन, इन द एविएशन सेक्टर, इन द ऑटोमोबाइल सेक्टर। तो यहाँ कंजम्पशन कम हो जाने के कारण आज की स्थिति ये हो गई है कि स्टोरेज की भी जगह कहीं नहीं रहेगी। ढेर सारा ऑयल जो है सुपर टैंकर्स में पड़े हैं, वो सी में हैं के जो है स्टोरेज करने में। तो ऑयल इतना सस्ता हो गया है कि उसके बाद में हम चर्चा करेंगे कैसे जो ऑयल पे डिपेंडेंट इकोनॉमीज हैं उनको हैं। तो ऑयल की स्थिति ये है। अब ऑयल की स्थिति खराब होने से जो दूसरा इम्पैक्ट होगा, जो रिन्यूएबल्स हैं, सोलर एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है, या हाइड्रो, मतलब जो दूसरे हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, ये रिन्यूएबल्स हैं। तो रिन्यूएबल्स पे अब कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा क्यों खर्च करेगा? फ्यूचर में जो इलेक्ट्रिक कार की हम बात कर रहे थे, क्यों करेगा? जब तेल इतना सस्ता है, इतना ज़्यादा है, तो फिर क्यों? तो फ्यूचर में ये भी प्रभावित होगा। दूसरा एक ये भी हो रहा है कि जो इन्वायरमेंट पे जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन इत्यादि का जो प्रभाव पड़ा है बिल्कुल बंद हो जाने से, इन्वायरमेंट भी इम्प्रूव किया है। तो जो इन्वायरमेंटल कंसर्न थे कि फॉसिल फ्यूल को यूज़ करने का, वो भी ख़त्म हो गया। तो फ्यूचर में शायद जो रिन्यूएबल्स पे फोकस था वो शायद वो फोकस ना रहे, इलेक्ट्रिक कार्स पे जो फोकस था शायद वो ना रहे, जब इतना सस्ता में है। ये एक ऑयल पे ये जो फ़र्क इसका पड़ा है, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ बैन ऑन ट्रेवल, ट्रांसपोर्टेशन, बैन ऑन फ्लाइट्स, बैन ऑन एयरलाइंस। तो ये इसका जो है ये ऑयल पे पड़ा है। दूसरा जो है फूड सेक्टर है। फूड सेक्टर की एक तो फूड सेक्टर में डिमांड और सप्लाई में मिसमैच हो रहा है। वो मिसमैच कैसे हो रहा है? एक, फूड की डिमांड तो लगातार बनी रहेगी, फूड की डिमांड तो कभी कम नहीं हो सकती है, लेकिन बिकॉज ऑफ लॉकडाउन द वेजिटेबल्स एंड द फ्रूट्स आर रॉटिंग इन द फील्ड। वो सड़ रहे हैं, सब्जियां और फल खेतों में सड़ रहे हैं। उनकी मतलब देयर इज़ नो वन टू प्लक द फ्रूट्स, देयर इज़ नो वन टू हार्वेस्ट द वेजिटेबल। तो हार्वेस्टिंग के लिए, प्लकिंग के लिए, उनको तोड़ने के लिए और सब के लिए जो है प्रोसेसिंग के लिए, पैकेजिंग के लिए, कंज्यूमर्स तक पहुंचाने के लिए लॉकडाउन के कारण कोई मतलब व्यवस्था नहीं है। रिजल्ट ये है कि ऑन द वन हैंड द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर रॉटिंग इन द फील्ड, ऑन द अदर हैंड वी माइट हैव द सप्लाई कॉन्स्टेंट है। तो ये दोनों समस्या आ सकती हैं फूड का जो है उसमें, ये उसका प्रभाव पड़ा है। तो ये दो सेक्टर्स हैं जिन पे जो है इनका ये है। नाउ रेमिटेंसेस की हम बात करना चाहेंगे। रेमिटेंसेस जो पुअर कंट्रीज़ हैं, वो पुअर कंट्रीज़ का बहुत ज़्यादा जो है वो रेमिटेंसेस पे भी डिपेंड करते हैं।
से चूँकि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं पर्टिकुलरली गल्फ कंट्रीज़ में हैं, वो आयल गिरने के कारण और से कारण वो अपने वापस जाएंगे। तो ये रेमिटेंसेज फिलीपींस है, नेपाल है, श्रीलंका है, इवन इंडिया है, बांग्लादेश है, ये ढेर सारे कंट्रीज जो रेमिटेंसेज पे काफ़ी निर्भर करते हैं। इवन भारत का ही ले लीजिए, भारत को सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेज विश्व से आते हैं। लास्ट ईयर $87 बिलियन के आसपास रेमिटेंसेज हमारे आए थे और इस बार आशा की जा रही है कि शायद 87 से घट के $64 बिलियन के आसपास आ जाएगा। तो रेमिटेंसेज का फॉल सभी जगह होने जा रहा है एंड बिकॉज ऑफ फॉल इन रेमिटेंसेज श्रीलंका विल बी अफेक्टेड, बांग्लादेश विल बी अफेक्टेड, फिलीपींस विल बी अफेक्टेड, पाकिस्तान विल बी अफेक्टेड, नेपाल विल बी अफेक्टेड एंड मैनी इकोनॉमीज विल बी अफेक्टेड हु आर डिपेंडेंट ऑन रेमिटेंसेज। तो ये भी एक समस्या आने जा रही है। और now I'm coming to the response of the global community। तो सबसे पहले जो है ये जो कोरोना वायरस क्राइसिस आई है, इट हैज़ लेड टू मल्टी लेयर्ड क्राइसिस इन द इकोनॉमिक सिस्टम। मल्टी लेयर्ड क्राइसिस से हमारा तात्पर्य है, मतलब बेसिकली इट वाज द हेल्थ क्राइसिस एंड हेल्थ क्राइसिस led to the crisis in the domestic economy. It led to the outflows of the capital and collapse of the commodity prices. ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। Before coming to the global response, I would like to about the region-wise impact of coronavirus। तो रीजन फर्स्टली जो टूरिज्म पे बेस्ड इकॉनमी थी, वो इकॉनमीज काफ़ी प्रभावित होने जा रही हैं एंड देयर आर मेनी ग्लोबल इकॉनमीज हु आर लार्जली डिपेंडेंट अपॉन टूरिज्म। ये इकॉनमीज कौन से? स्विट्ज़रलैंड है, ग्रीस है, थाईलैंड है, मेनी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, बाली हैं। ये सब जो है इकॉनमीज़ लार्जली टूरिज्म पे बेस्ड थी। अब टूरिस्ट के ना आने से स्विट्ज़रलैंड, ग्रीस, बाली, अदर कंट्रीज़, इवन ऑस्ट्रिया, these countries who have been heavily dependent upon tourists, they will be badly affected। तो ये आपका जो है जो टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी थी। दूसरा जो है रीजन वाइज, उसमें आपका जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज थे, क्योंकि ऑयल प्राइजेज इतने नीचे चले गए हैं, दे आर गोइंग टू बी वर्स्ट अफेक्टेड। तो जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के कंट्रीज़ हैं, जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात है, सऊदी अरबिया है, ओमान है, बहरीन है, ये सब कंट्रीज़ हैं। इवन नॉन ओपेक कंट्रीज़ में नाइजीरिया है जो डिपेंडेंट है, वेनेजुएला है, रसिया भी को बहुत ज़्यादा एनर्जी एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंट है, ऑयल एक्सपोर्ट में है। तो ये सब इकोनॉमीज जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित होने जा रही हैं ये ऑयल प्राइसेस में क्रैश के कारण, जो सीधे कोरोना उससे जुड़ा हुआ है। और फिर जो है एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमीज़ जो हैं, एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमीज़ जो साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज़ हैं, जो आपके एशियन टाइगर्स हैं, जो आपके चाइना है, साउथ कोरिया है, हांगकांग है, ताइवान है, सिंगापुर है, ये सब जो एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमीज़ हैं, चूँकि डिमांड प्रोडक्ट का कम हुआ है, तो इनका जो है अर्थव्यवस्था भी इनकी बुरी तरह से प्रभावित होने जा रही है। और लास्टली हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं कि रेमिटेंसेस के ड्राई अप होने के कारण ढेर सारी अर्थव्यवस्थाएं जो रेमिटेंसेस पे बेस्ड हैं वो भी प्रभावित होंगी। अब
जो है हम ग्लोबल रिस्पांस पे आते हैं। वी ऑल नो कि दिस crisis will come to an end. It will be over and the humanity will survive. But we all know that we are not going to live in the same world. We are going to live in a different kind of world. तो जो पोस्ट कोरोना वर्ल्ड होगा, इट विल बी एंटायरली डिफरेंट वर्ल्ड। तो अभी जो है क्या होगा, उसमें क्या सिचुएशंस होगी। तो फर्स्ट जो डिबेट है वो है मार्केट वर्सेज स्टेट का है। द इनविजिबल हैंड ऑफ द मार्केट्स एंड विजिबल हैंड ऑफ द स्टेट। तो जब क्राइसिस आती है तो ऑलवेज पीपल लुक टुवर्ड्स द विजिबल हैंड ऑफ द स्टेट एंड इट इज़ द विजिबल हैंड ऑफ द स्टेट विच इज़ बेलिंग देम आउट, विच इज़ रेस्क्यूइंग देम। तो स्टेट ही बचाता है। तो इस संकट में यही हुआ है की तरफ सभी देख रहे हैं कि वो हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करें, मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, एंड एवरी स्टेट इज़ डूइंग दैट। तो ये जो कोरोना वायरस है, ये जो स्टेट और मार्केट का जो रिलेशन है, ये उसको प्रभावित करने जा रहा है। कैसे? जितने भी स्टेट हैं इस क्राइसिस को डील करने के लिए सब ने जो है एक्सपोर्ट कंट्रोल का रास्ता अपनाया। सभी लोगों ने अपने यहाँ से मेडिकल सप्लाई बंद करा दी। इवन अमेरिका एंड कनाडा दोनों की इकोनॉमी इंटरट्वाइन है, दोनों इंटरडिपेंडेंट है, एंड दे आर वेरी क्लोज एलाइज आल्सो। इवन अमेरिका ने कनाडा को मेडिसिन की सप्लाई, मेडिकल सप्लाई पर प्रतिबंध लगा दिया। तो यहाँ पे जो है और इवन इंडिया ने भी, आपको मालूम है, हाइड्रोक्सी एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाया था, बाद में हटा लिया गया। भी कंट्रीज़ हैं वो लगभग सब जो है अपने यहाँ एक्सपोर्ट का रास्ता अपना रहे हैं, एक्सपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, पहले अपना देख रहे हैं। इवन दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट देयर क्लोज एलाइज, देयर ओन क्लोज फ्रेंड्स है। तो एक्सपोर्ट कंट्रोल होने जा रहा है, और ये एक्सपोर्ट कंट्रोल जो है स्टेट की। फिर स्टेट जो है बेल आउट पैकेज ला रहा है। बेल आउट पैकेज जहाँ जहाँ भी प्रॉब्लम आ रही है, स्टेट ही है। फिर आपका स्टिमुलस पैकेज भी स्टेट ही ला रहा है। बिजनेसेस को बचाने की जिम्मेदारी स्टेट भी आ गई है। जो बेरोजगार हैं उनको भी बेरोजगारी भत्ता, अनएम्प्लॉयमेंट डोल या जो भी अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस सब कुछ का जो है आ रही है। और स्टेट भी जो है जैसे इमरजेंसी में या वार टाइम में सभी डायरेक्ट कर रही है कि आप जो उनके जो हेल्थ क्राइसिस आई हुई है उसको मीट आउट करने के लिए वो जो क्रिटिकल गुड्स की ज़रूरत है उसको बनाएं। जैसे आपने इंडिया में देखा होगा कि ढेर सारा जो ऑटो सेक्टर के थे उनको वेंटिलेटर बनाने को कहा गया है, जो गारमेंट सेक्टर थे उनको पीपीई बनाने को कहा, मास्क बनाने को कहा गया है। तो ऑल दीज सेक्टर्स हैव बीन डायरेक्टेड बाय द स्टेट टू गो फॉर सर्टेन थिंग्स विच है, मतलब जैसे कि जो वेंटिलेटर है, मास्क है, पीपीई किट्स है, सब कुछ है। तो ये सब जो है जो क्रिटिकल गुड्स का जो मैन्युफैक्चरिंग है ये राज्य के निर्देश में, राज्य के आदेश पे ही हो रहा है। तो राज्य के बारे में कहा जा रहा है कि जो राज्य की स्थिति है वो जो है संकट खत्म भी हो, लेकिन उसके बाद भी हम शायद जो है मार्केट पे उतना भरोसा ना करें, राज्य का शायद अपर हैंड बना रहेगा। जब भी अर्थव्यवस्था में संकट आती है तो अंत में राज्य ही आके उसको बेल आउट करता है। ये 1929 में जो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन भी हुआ था तो उसमें जो न्यू डील आया था, तो न्यू डील के बारे में कहा जाता था कि कैपिटलिज्म को बचाने के लिए एक नया फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म। तो न्यू डील का जो ऑब्जेक्टिव था, इट वाज टू सेव द बाय रेगुलेटिंग द कैपिटलिज्म। तो स्टेट के रेगुलेशन को, और मार्केट ने भी स्टेट के रेगुलेशंस को वहाँ स्वीकार किया। तो यहाँ भी अब भी जो है जो मार्केट है, मार्केट ने विड्रॉ कर लिया है और स्टेट ही आगे आकर के जैसे कर रहा है। तो स्टेट का रोल आगे भी जो है बना रहेगा। और अभी दूसरा जो प्रभाव हम देख रहे हैं वो उसका है कि जो ग्लोबल सप्लाई चेन है, अब सभी स्टेट में जो है नेशनलिज्म की बात आ रही है। नोबडी इज़ गोइंग टू बी डिपेंडेंट अपॉन अदर्स। तो जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उस पर अब किसी का भरोसा नहीं रह गया, क्योंकि एक जगह अगर जो एक्सपोर्ट कंट्रोल वो करने लग रहा है तो जो इसेंशियल गुड्स की सप्लाई है वो प्रभावित होने जा रही है। तो से जो इफेक्ट होगा वो जो है अब सभी राष्ट्र सेल्फ
की तरफ बढ़ेंगे, प्लानिंग की तरफ बढ़ेंगे और कम से कम दूसरे पर निर्भरता रखेंगे। अब जैसे हम सभी इंडस्ट्रीज़ में हो रहा है कि यदि अगर जो ऑटो इंडस्ट्री है तो ऑटो इंडस्ट्री जिसका सप्लाई चेन मैंने कहा सबसे लंबा, वैल्यू चेन सबसे लंबा है, तो ऑटो इंडस्ट्री की जितनी भी ज़रूरत है वो उसी देश के अंदर ही हो। इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसका भी सप्लाई चेन, वैल्यू चेन काफ़ी लंबा है, उसका भी उसी राष्ट्र में सब कुछ हो है। अब सभी राष्ट्र के स्तर पे और एमएनसीज के स्तर पे भी जो है कॉर्पोरेशन, स्टेट दोनों ये करेंगे कि जो है कि सप्लाई चेन पे निर्भरता कम हो। और दूसरा, कम से कम जो चीन है, जो चीन इस ग्लोबल सप्लाई चेन को डोमिनेट कर रहा है और उसके द्वारा वो अपना मैनिपुलेट भी कर रहा है, तो उस पे जो चीन की निर्भरता को कम करने के लिए, तो ऑन द वन हैंड द इंटरनेशनल कम्युनिटी इज एंगेज इन ब्रेकिंग द कोरोना वायरस चेन। After this coronavirus, after this COVID-19, when it will be over, the global community will be focused on breaking the domination of China over the global supply chain. तो जो कोरोना का वायरस चेन को ब्रेक करने के बाद जो है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चाइना का जो आधिपत्य है ये सप्लाई चेन पे, उसको, उस चेन को तोड़ने का प्रयास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे करेंगे। ये लगभग निश्चित है और उसके लिए प्रयास अभी से शुरू हो गए हैं। जापान ने $2.2 बिलियन का स्टिमुलस पैकेज अनाउंस कर दिया है और उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो हमारे अपनी इंडस्ट्रीज को रिलोकेट करें, वो जापान में रिलोकेट करें, अच्छा है, नहीं तो दूसरी कंट्री में करें, और जो है हम जापानीज गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करेगी। इसी तरह का जो है पैकेज जो है यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका भी सोच रहे हैं। तो कोरोना वर्ल्ड होगा, वहाँ पे ढेर सारा जो है जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, उनके जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, उनका रीलोकेशन होगा चाइना से बाहर, या तो उनके अपने देश में या जो है किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री। वैसे सभी देश का ये पूरा प्रयास है कि ये जो रीलोकेशन हो रहा है ये उनके अपने कंट्री में। अमेरिका का भी, ट्रम्प का भी पूरा फोकस है कि चाइना से रिलोकेट हो रहा है तो इट मस्ट कम टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रादर देन गोइंग टू सम अदर कंट्रीज। तो ये जो है इसके लिए हो सकता है चाइना को ज़्यादा वो करना पड़े। तो ये इसका प्रभाव पड़ रहा है। और दूसरा जो इसी से जुड़ा हुआ है वो अब वैश्विक स्तर पे हो रही है कि चाइना से डीकपलिंग किया जाए। आज की डेट में पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था, सभी देशों की अर्थव्यवस्था है, इसी रूप में चाइना पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। तो जो चाइना पर निर्भरता है तो वो अब बात हो रही है डीकपलिंग की। और डीकपलिंग का जो है डिमांड है, सबसे पहले ट्रंप से आया है, अमेरिका से है। तो ट्रंप ने घोषणा कर दी, अमेरिका ने घोषणा कर दी है कि अमेरिकन इकोनॉमी हैज़ टू बी डीकपल्ड फ्रॉम द चाइनीज़ इकोनॉमी। तो चाइना का जो इतना ग्रोथ हुआ है वो कपलिंग के थ्रू हुआ है। और ये कपलिंग शुरुआत हुई देंग जियाओपिंग के ज़माने में। देंग जियाओपिंग ने 1979 में इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू किया और इस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को पूरा समर्थन अमेरिका से आया, क्योंकि अमेरिका ये था कि द अमेरिकन इकोनॉमी और चाइनीज़ इकोनॉमी की कपलिंग हो जाएगी, जुड़ जाएंगे, तो चाइना के साथ पॉलिटिकल रिफॉर्म भी आएंगे। लेकिन चाइना में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स तो आ गया, इकोनॉमिक कैपिटलिज्म तो आ गया, लेकिन पॉलिटिकल रिफॉर्म आज तक नहीं आया है। तो देंग जियाओपिंग कहते थे कि चाइना को है, चाइना शुड वेट फॉर इट्स एप्रोप्रिएट टाइम, चाइना शुड कंसील इट्स स्ट्रेंथ, चाइना शुड हिड इट्स स्ट्रेंथ एंड शुड वेट फॉर। तो अब शायद वो समय आ गया है जिसकी बात देंग जियाओपिंग ने वो तक में की थी कि चाइना नाउ कैन शो इट्स स्ट्रेंथ, चाइना कैन शो फ्लेक्स इट्स मसल्स आल्सो, एंड चाइना इज ऑलरेडी डूइंग दैट। तो अब अमेरिका को ये आशा थी कि शायद इकोनॉमिक रिफॉर्म से पॉलिटिकल रिफॉर्म होगा, और लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और उनका जो अमेरिका का जो वाशिंगटन कंसेंसस था, उस वाशिंगटन कंसेंसस को बीजिंग कंसेंसस से चुनौती आने लगी। तो जो अमेरिकन मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ था, उसको एक चाइना का जो इकोनॉमिक मॉडल ऑफ ग्रोथ, उससे चुनौती आने लगी।
और ये पाया गया कि जो चाइनीज़ मॉडल ऑफ ग्रोथ है वो अमेरिका के मॉडल ऑफ ग्रोथ से ज़्यादा इफ़िशिएंट है, क्योंकि चाइना ने इतना ज़्यादा उसको किया है। तो अब अमेरिका इस निष्कर्ष से पहुंचा है कि भाई इकोनॉमिक रिफॉर्म से पॉलिटिकल रिफॉर्म चाइना से होने से रहा, तो अब समय आ गया है कि हमारा जो कपलिंग था उसको बंद करें और शुरू करें। तो द प्रोसेस विच वाज स्टार्टेड बाय निक्सन ने चाइना से हाथ मिलाया, तब चाइना से उसमें लग गया। उसमें सोवियत यूनियन से अलग करें, उसमें दूसरे के थे। अब यहाँ पे जो है दूसरे फैक्टर्स हैं, तो वहाँ से भी क्लिंटन ने इसको और आगे बढ़ाया और सभी तक ट्रम्प के आने तक पहले तक ये सबको अमेरिकन जो थे एडमिनिस्ट्रेशन थे, जो अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स थे, उनका शायद था कि शायद इकोनॉमिक रिफॉर्म इवेंचुअली पॉलिटिकल रिफॉर्म लाएगा। लेकिन अब नाउ दे आर कन्विंस्ड that this economic reform will not lead to political reform in China, and now China is threatening their own position। तो अब ये डीकपलिंग होने जा, और जब यदि ये डीकपलिंग होती है, दो लार्जेस्ट इकोनॉमी की होती इस ग्लोबलाइज वर्ल्ड में, इस इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में, तो टेक इट फॉर ग्रांटेड कि जो ग्लोबल ऑर्डर है इट इज़ गोइंग टू बी वर्स्ट अफेक्टेड है, बिकॉज यू आर डिसरप्टिंग द ग्लोबल इकोनॉमी। जो एक चल रहा था वो अब डिसरप्ट कर, तो ये जो डिसरप्ट होगा जो ग्लोबल इकोनॉमी, इसके जो है फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज हो गए। बट नाउ अमेरिका हैज़ मेड अप इट माइंड्स कि अमेरिका की इकोनॉमी को बिल्कुल चाइना की इकोनॉमी से सेपरेट किया जाना है, अलग किया जाना है। और चाइना, अमेरिका खुद ही नहीं कर रहा है, वो यूरोपियन दूसरों पर भी अपने जो एलाइज हैं, यूरोपियन एलाइज हैं, दूसरे दबाव डाल रहा है कि ये अपनी इकोनॉमी को उससे डीकपल करिए। तो ये भी जो है एक होने जा रहा है, ये एक बहुत जो है प्रभाव होने जा रहा है। और जो चाइना है वो इस पेंडेमिक का भी फ़ायदा उठाने की, क्योंकि चाइना ने इधर जो है इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश की है। चाइना में चूँकि स्टेट कैपिटलिज्म है, इसलिए वहाँ के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो सब भी स्टेट के कंट्रोल में हैं। इसलिए कहीं अगर जो प्राइवेट इंडिविजुअल से, कॉरपोरेट हाउसेस से, बिजनेस हाउसेस से अगर जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो देशों को उतनी परेशानी नहीं होती है। लेकिन जो चाइना से इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो स्टेट कंट्रोल जो हैं कॉरपोरेट्स हैं उनसे आ रहा है, वहाँ पे स्टेट कैपिटलिज्म है। अभी आपने कि उनके जो है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, जो सरकारी बैंक है चाइना का, उसने 1% हमारे ख़त्म करूँगा, काफ़ी हो गया है। लास्टली जो एक जो इम्पैक्ट आया है जो कोरोना वायरस का जो होगा, पोस्ट कोरोना वायरस का जो होगा, वो वहाँ पे डिजिटल इकोनॉमी का डोमिनेंस रोल होगा। डिजिटल इकोनॉमी से मेरा तात्पर्य है अभी है क्रिप्टो करेंसी आ रही है, डिजिटल करेंसी आ रही है, चाइना ने भी इनको लॉन्च किया है ढेर सारे। तो जो फ्यूचर में जो है अब हम डिजिटल इकोनॉमी की तरफ मूव कर रहे हैं और डिजिटल इकोनॉमी जो है और ज़्यादा जो है मजबूती से आएगी पोस्ट कोरोना वर्ल्ड में। चारों तरफ नुकसान हुआ है, लेकिन एक सर्विस सेक्टर में एक सेक्टर है जहाँ पे जो है बेनिफिट है, वो है आपका आईटी सेक्टर एंड आईटी इनेबल्ड सर्विसेज। तो यही एक सेक्टर है जो इससे काफ़ी इसको बेनिफिशियल हुआ है। और फ्यूचर में ये अपेक्षा की जा रही है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग वर्क फ्रॉम होम करेंगे, और वर्क फ्रॉम होम जो है ग्लोबल इकोनॉमी का एक न्यू नॉर्म होने जा रहा है। और उसी की तरह से हम लोग जो क्लासेस भी है, हो सकता है कि अब ढेर सारे क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस भी हों, तो ऑनलाइन क्लासेस ये भी एक न्यू नॉर्मल होगा। और तो ये जो है इसके सब फ्यूचर में प्रभाव पड़ने जा रहे हैं। और अंत में हम इस बात से ख़त्म करेंगे कि कोरोना वायरस ख़त्म होगा, कोविड-19 ख़त्म होगा। साल लगे, 2 साल लगे, 6 महीने 2 लगे, उसके बारे में नहीं कह सकते हैं। लेकिन इसके बाद जब भी ये ख़त्म होगा और उसके बाद की जो इकॉनमी होगी वो निश्चित रूप से एक डिफरेंट इकॉनमी होगी। जो प्री कोरोना जो वर्ल्ड था वो निश्चित रूप से पोस्ट कोरोना वर्ल्ड नहीं होने जा रहा है। जो पोस्ट कोरोना ग्लोबल इकॉनमी होगी ये जो है इक्वली डिफरेंट
इकोनॉमी होगी। जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हैं, दोनों एक दूसरे से जियो पॉलिटिक्स जो है जियो इकोनॉमिक्स को प्रभावित करती है और जियो इकोनॉमिक्स जो है जियो पॉलिटिक्स को प्रभावित करती है। तो ये दोनों का संबंध बना रहेगा। मैं बेसिकली पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी हूँ, लेकिन जो है एक जो हमारा विषय नहीं है उसको हमने एक जियो पॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव से समझने का प्रयास किया है। इसी मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ और ढेर सारे प्रश्न हो सकते हैं। यदि आपके प्रश्न हैं तो आप लिख के पूछिए, करूँगा उनका संतोषजनक जवाब आपको दे सकूँ। तो नाउ क्वेश्चन आर इनवाइटेड इफ़ यू हैव एनी। और मैं क्षमा चाहूँगा क्योंकि ये बार बार जो है टेक्नोलॉजी की ढेर सारी इशू हैं और तो उसके कारण 2 बार जो है ये डिस्कनेक्ट हुआ, तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। और जो फ्यूचर में है एक ये भी कहा जा रहा है कि जैसे WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो शायद टेक्नोलॉजी का रोल हमारे में इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि शायद हमको एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन भी बनाना पड़े। और आपको मालूम है कि US और चाइना का जो ट्रेड वार है, उस ट्रेड वार का एक सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हो गया है, क्योंकि अमेरिका के टेक्नोलॉजी की फील्ड में चाइना इस और चाइनीज़ जो अमेरिकन मोनोपोली है, शायद जो टेक्नोलॉजी की फील्ड में जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है वो शायद उसकी इस कारण जो है अमेरिका जो है और ज़्यादा बौखलाया हुआ है कि टेक्नोलॉजी जिसमें चाइना अपनी सुप्रीमेसी सरेंडर तैयार है। लेकिन अभी जो ऐसी स्थिति बन रही है जहाँ से चुनौती आ रही है। एनी क्वेश्चंस? हेलो, कोई प्रश्न हो तो पूछे। नहीं रजनीश जी? विकेश देवपानी, कोई प्रश्न हो तो बताओ। हाँ, आलोक यादव का ये प्रश्न है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट इकोनॉमी, व्हाट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड MSME? देखिए आलोक जी, MSME किसी भी जो है इकोनॉमी का बैकबोन होती है, जिसको आप चेन बोलते हैं। वो सप्लाई चेन इसी MSME का मेन जो है, जो इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट हैं, क्योंकि आज जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, फिनिश प्रोडक्ट बनने पे जो उसमें जो इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट हैं, और ये जो इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट हैं वो MSME में ही बन रहे हैं। तो MSME बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले कर रहा है। तो इसलिए किसी भी इकॉनमी को लॉन्ग रन में सर्वाइव करना है तो MSME होना चाहिए। और इम्पोर्टेंट रोल है जो ग्लोबल सप्लाई चेन को डोमिनेट कर रहे हैं, उसका मेन रीजन वहाँ पर जो MSME है वो काफ़ी स्ट्रांग पोजीशन में है। तो यहाँ इंडिया में भी जो है इसको दिया जा रहा है और गवर्नमेंट अभी जो फोकस कर रही है, जो भी लॉकडाउन हटेगा तो सबसे ज़्यादा जो फोकस की इंडस्ट्री वो MSME है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इवेंचुअली आपको पब्लिक सेक्टर जो स्टेट कंट्रोल में है, जो इमरजेंसी के समय में, जैसे मैंने प्रेजेंटेशन में अपने कहा कि इमरजेंसी के समय में सब लोग राज्य की ही तरफ देखते हैं और अंततः राज्य ही संकट के समय में बचाता है। तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जितने भी हैं वो इसमें वार फुटिंग पे लगे हुए हैं। जो हमारे क्रिटिकल गुड्स हैं, जो हमारे हेल्थ काम आ सकते हैं, तो उन सब का जो है प्रोडक्शन इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो रहा है। चूँकि इनका प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है उतना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का, ये जो है जनता की आवश्यकता को देखते हुए और वहाँ पे प्रोडक्शंस करती हैं। तो MSME और PSU दोनों का इम्पोर्टेंट रोल है।